नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सबसे बुरे मामले में अंकिता भंडारी हत्याकांड का फैसला आ गया है। कोटद्वार की अदालत में तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा दे दी गई और ये फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्य नीति की वजह से संभव हो पाया है। धामी सरकार बेटियों को सुरक्षा के लिए लगातार कड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो और उत्तराखंड में बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित रहे, उसकी उनका लक्ष्य है। तीनों अभियुक्तों को धारा 302 के तहत आईपीसी के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कठोर कारावास जिसे कहेंगे, 50,000 रुपए का जुर्माना, 201 आईपीसी में 5 साल का कारावास प्लस जुर्माना और 354A आईपीसी में 2 साल का कारावास प्लस जुर्माना हुआ। और पीड़ित पक्ष को जो अंकिता के माता पिता उनके परिवार को 4 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की बात कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोर्ट की है। और ये पूरे उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ये जजमेंट एक नजीर बनेगा। और ये घटना हुई है तो अब भविष्य में कभी ऐसी घटना न हो। हम एक नजीर बनाना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटियां सब बिल्कुल निश्वांत होकर, निश्चिंत होकर, बिल्कुल निर्भय होकर, जिनमें कोई भय न हो, इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से अपना काम करें। और हमारी बेटियों की जो सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही हमारे राज्य में है। इस अपराध में कौन कौन भागी है, सबको दंड और सबको सजा मिलेगी। उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 23 मई को कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और ऐसे में फैसले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंकिता पहाड़ की बेटी थी और ऐसे में सरकार ने उसके दिन तय किया जा था और इसी के साथ साथ न्याय दिलाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया है कि घटना सामने आने के बाद तुरंत पुलिस जांच एजेंसियों की निर्देश दिए गए और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया गया। और एक बता दें कि संहिता आईपीएस के अधिकारी ने नेतृत्व में एसआईटी गठन किया गया है और राज्य से कि पूरे मामले में बारीकी से जांच की जाए और सबूत जुटाए गए। और इसी के साथ साथ मजबूत आरोपियों को जमानत थी। इसी के साथ साथ सरकार ने पीड़ित परिजनों की भी सांत्वना दी है। इसी के साथ साथ उन्हें सहायता राशि भी दी है और उन्हीं लोगों की मांग के अनुसार अभियोजन अधिकारी नियुक्त किया गया है। करीब आपको बताते चले कि लगातार कोर्ट के फैसले के बाद से तीनों आरोपियों को अब दोष देते हुए अंकिता की दोषी को सजा दी गई है। अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी, पहाड़ की बहन, जो भी घटना हुई उसका हमें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और जिस दिन ये घटना हुई, जैसे हमें जानकारी मिली, हमने संकल्प लिया कि हम निश्चित रूप से हमारे पहाड़ की बेटी को, पहाड़ की बहन को न्याय दिलाएंगे। और जानकारी होते ही तत्काल हमने सभी जितने भी हमारी जांच करने वाली एजेंसियां थी, पुलिस विभाग था, सभी को निर्देश दिए कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। उसने पूरी जांच की, एक एक पहलू का अध्ययन किया, सारे सबूत जुटाए और बहुत सटीक तरीके से उन्होंने विवेचना को आगे बढ़ाया। और लगातार अदालत में पैरवी की गई, इसी का परिणाम रहा। और जो जिसमें में भारत का नाम रोशन करने वाली हल्द्वानी की नव्या पांडे ने इतिहास रच दिया है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित बताते चले कि चौथी एशियन की अगर हम बात कर ले तो जहां पर
राजधानी अम्मान में आयोजित 9वीं एशियन जू जित्सु चैंपियनशिप में नव्या ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत ने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में गर्व की लहर दौड़ गई है। नव्या पांडे जू जित्सु खिलाड़ी के रूप में एशियन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बनी है। नव्या की इस उपलब्धि पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं उन्हें फोन कर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं और बहुत अच्छा आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है। इससे केवल देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लोगों को गर्व है, हम लोगों को, और बहुत खुशी हुई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जब आप आएंगी तो हम लोग भेंट भी करेंगे और मेरी तरफ से आपके सभी कोचेस को भी, सभी साथियों को, माता पिता को, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा तो पूरा दिन बन गया सर आपसे बात करके, बहुत हो गया सर। चलिए बहुत अच्छा। अभी वापस लौट गई कि अभी वहीं है? हाँ जी सर, मैं बस हल्द्वानी आ गई हूँ सर, कल ही पहुंची। अरे चलो चलो ठीक है, फिर किसी दिन मैं उधर हल्द्वानी आता हूँ या नैनीताल आता हूँ तो मुलाकात करेंगे, ठीक है, भेंट करेंगे। और आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और नियमावली के लिए धामी सरकार ने विशेषज्ञ समिति गठन की। और इस बीच आपको बता दें कि जिसमें नियमावली की तकनीकी बिंदुओं पर बारीकी से अध्ययन करने का फैसला किया जा सके। और वहीं बुधवार को बता दें सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई, चर्चा की गई और सीएम ने बहुत बताया है कि जल्द ही उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए नीति तैयार की जाएगी। और इसी के साथ साथ तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। हमारे उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए आगे नीति लाएंगे, उस पर काम करेंगे। और कल हमने मंत्रिमंडल में सभी लोगों ने एकमत होकर इसको आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है और एक विशेषज्ञ समिति इस पर बनेगी और सभी पहलुओं का अध्ययन करके आगे उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता को लेकर देहरादून में डिफेंस सैनिक इंस्टीट्यूट में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच जहां मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सैकड़ों की संख्या में सेना से जुड़े बड़े अधिकारी और पूर्व सैनिक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को लेकर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के अदम्य साहस, रणनीतिक सूझबूझ और अपार पराक्रम का प्रतीक है और ये भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और आत्मबल का जीवंत प्रमाण बनकर सामने आया है, जिसको लेकर इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा हुई। पहलगाम के अंदर एक कायराना हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में किया। हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम उन आतंकवादियों ने किया। और एक मैं देख रहा था, जब एक बहन के पति को मारा जा रहा था, उससे कहा था कि मोदी को जाके बता देना, तो मोदी जी ने बता दिया कि अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ेगा तो भारत की सेना उसका बदला पाकिस्तान के अंदर घुसकर देगी। आज उन सैनिकों के सम्मान में एक संवाद कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसको मेरे विभाग द्वारा किया गया और भारी संख्या में यहाँ के जो रिटायर्ड आर्मी कमांडर्स थे। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटबार आपको बता दें कि एडीजी कोर्ट के फैसला सुना दिया है, जहां पर कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर की दोषी को करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अंकिता भंडारी बलात्कार हत्या में 3 साल बाद अब राजनीति गिरमा गया और इसी के साथ साथ अब उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और इस बीच आपको बता दें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भंडारी मर्डर केस में जज साहब ने फैसला दिया और 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट अपना फैसला सबूतों के आधार पर करती है। अभी ये न्याय अंकिता का पूरा नहीं हुआ है जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आता और उन नेताओं को सजा नहीं होती जिन्होंने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, अंकिता का कमरा तोड़वाया, जिन्होंने अंकिता का बिस्तर तालाब में डाल दिया, स्विमिंग पूल में, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो पुलिस के अधिकारी जिसने कमरे को वीआईपी बताया, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस विधायक और उस बड़े नेता के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई, और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपना न्याय करना होगा। वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता की ये दशा की गई, उसका नाम सबके सामने आना बहुत आवश्यक है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने परिवार के साथ, आपको बताते चले, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर बद्रीनाथ मंदिर में पहुंचने पर जहां प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने उन मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनका स्वागत करते हुए वो नजर आए एवं भगवान बदले विशाल का अंगवस्त्र प्रसाद स्वरूप भेंट किया। मुख्यमंत्री सोरेन ने परिवार सहित वेदपाठ के साथ विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया। इस अवसर पर धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, वेद पाठी रविन्द्र भट्ट एवं मंदिर के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। पूजा अर्चना के उपरांत उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना की और देवभूमि में आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव साझा किया, जिसके बाद वे केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। मैं झारखंड से आज उत्तराखंड के इस पावन धरती पर यहाँ के प्रसिद्ध धाम तीर्थस्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन पर आया हूँ। दर्शन हमने कर लिया है और बहुत ही सुगम, मनभावक दृश्य है। बहुत अच्छा लगा। आज मुझे ये मौका मिला। मेरी ओर से उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आजा और उनके कर्मचारी सौरभ, भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है और ऐसे में इन पर 302, 201, 354 धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। वहीं कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड और अंकिता के परिजनों को 4 लाख रुपए देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया। आपको बता दें, न्यायालय का फैसला आने से एनवीआर ने पुलिस प्रशासन ने की और बैरिकेडिंग को तोड़कर न्यायालय की ओर बढ़ने की भी कोशिश की, जिसको पुलिस ने पूरी ताकत से लोगों को अंदर जाने से रोकने का प्रयास किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने अंकिता प्रकरण में आए न्यायालय के निर्णय की देवभूमि वासियों को संतोष देने लायक बताया हुआ है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियों का काटे सबूतों और मजबूत पैरवी के चलते हम दिवंगत बेटी को न्याय दिलाने में सफल हुए हैं। अब राजनीतिक एवं सामाजिक पक्षों को भी मुद्दे की संवेदनशीलता और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अंकिता की निर्मम हत्या से उसके परिजनों के जीवन की कमी को कोई दूर नहीं कर सकता है, लेकिन कोटद्वार अदालत का इस घटना के बाद तीनों दोषियों को कठोरतम सजा के रूप में तमाम उम्र जेल में रखने का आदेश उनकी पीड़ा को कुछ कम करने का काम अवश्य करेगा। आज न्यायालय द्वारा उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के संदर्भ में निर्णय लिया गया, अपराधी को सजा दी गई। हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। सरकार द्वारा जो भी जांच एजेंसियां थी, उनके द्वारा जो भी तथ्य थे जो न्यायालय द्वारा मांगे गए, समय पर वो प्रस्तुत किया गया। हम शुरू से कह रहे थे कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है
और हम सदैव खड़े रहें। हमारी अपेक्षा है के मुताबिक यह फैसला आया है और मैं कह सकता हूं कि अपराध उत्तराखंड में किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज के फैसले ने इस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों को भी एक सबक दिया है और हम पुनः न्यायालय के इस सारे फैसले का सम्मान करते हैं। और एक तरफ जहां कोरोना के मामले फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं उस बीच पिछले कोरोना काल के लाभार्थियों को भी अभी तक भुगतान नहीं दिया गया है, जिसके लिए सरकारी सत्ता गला एसोसिएशन की ओर से किए गए प्रदर्शन पर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कोरोना वॉरियर्स के मुआवजे को देने की बात कही थी, वही बाकी लोग अपनी जान को जोखिम में क्यों डालेंगे जब उनके सामने यह एक उदाहरण है। पिछली बार लोगों ने सरकार के आश्वासन पर काम किया, उनको लाभ दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार को उनका ड्यू क्लियर कर आगे का रास्ता साफ करना चाहिए ताकि 2021 की तरह नौबत दोबारा न आ जाए। देखिए, ये बात कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी उठाई थी कि जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिन लोगों ने कोरोना के टाइम पे, चाहे वो पैरा स्टाफ हो हॉस्पिटल्स का या अन्य लोग हो जिन्होंने एज अ कोरोना वॉरियर काम किया था, उनको एक तो जॉब से भी हटा दिया गया क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल थे, उनकी कार्य अवधि भी बढ़ाई नहीं गई और उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया। जो भी प्रस्तावित था उन्हें देने के लिए लाभ उनको नहीं मुहैया कराया गया। और एक बार फिर आप देख रहे हैं कि कोरोना की जो दस्तक है, अभी जो है 3 डॉक्टर्स को मिलाकर के 8 लोग जो हैं वो उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस स्थिति में एक तरफ केंद्र सरकार स्वास्थ्य विभाग आपको हिदायत दे रहा है कि अपने जो अस्पताल हैं उनको जो है हर चीजों से सुसज्जित कर लीजिए, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो बेड हो। और वह उत्तराखंड में चारधाम यात्रा गतिमान है। प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है और अभी तक चारों धामों में करीब 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और इसके साथ ही फिलहाल 34 लाख से अधिक लोग यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। यात्रा को लेकर धर्मस्य एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रदेश में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि बीते दिनों युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, जिस वजह से यात्रा थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर यात्रा में तेजी आएगी और इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा करने पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारियों से कहा गया है कि जो भी अधिकारी तीर्थयात्री उत्तराखंड आ रहा है उसका पूरा ध्यान रखा जाए और स्वयं मुख्यमंत्री धामी भी यात्रा की पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इस बार यात्रा काफी अच्छी रहने वाली है। मैं निश्चित रूप में यात्रा से संतुष्ट हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी इसमें बढ़ोतरी हो। इस वर्ष की चारधाम यात्रा हेमकुंड साहब सहित अभी तक 34,58,218 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है और इसमें अभी तक यमुनोत्री धाम के अंदर 2,93,163, गंगोत्री धाम में 2,79,047, केदारनाथ धाम में 6,25,837, बद्रीनाथ धाम में 4,35,226 एवं हेमकुंड साहब में 9,174। ये कुल मिलाकर के अब तक 16,42,447 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और आगे बढ़ेंगे जहां पौड़ी जिले के क्षेत्र में सचिव व पंचायती जो है महिला सशक्तिकरण और इसी के साथ साथ बाल विकास विभाग चंद्रेश कुमार यादव ने विकासखंड जखरीलाल की अगर बात कर ले तो यहां पर सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली है और इस बीच बैठक में सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुने और उनका मौके पर ही निस्तारण करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा है कि विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और इसके लिए अधिकारियों को फील्ड में सक्रियता दिखानी होगी। वहीं सचिव ने जनपद स्तरीय अधिकारियों से कहा है कि गांव के विकास के लिए नए और नवाचारपूर्ण कार्यों की पहचान की जाए और उन्हें जिला योजना में शामिल किया जाए ताकि विकास कार्य में तेजी से आगे बढ़ सकें।
आज की जो बैठक थी जिसको जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष जी ने किया, इसको आयोजित किया था, इसका उद्देश्य ये था कि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग बीइंग IAS ऑफिसर जॉइंट मजिस्ट्रेट लैंसडाउन के रूप में रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश दिया है कि सारे IAS ऑफिसर्स अपनी फर्स्ट पोस्टिंग के क्षेत्र को एक बार विजिट करें और उसकी बेहतरी के लिए काम करें। तो उसके संबंध में हम यहाँ पे आए थे और लैंसडाउन को आने से पहले हमने विजिट किया। उसके बाद आज लोगों के साथ बैठक की और शाम को जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, कुछ ग्रामीण लोग हैं, ये बैठक हमारी अधिकारियों के साथ थी, वो बैठक जनरल लोगों के साथ होगी। नैनीताल में बलियावाला में भूस्खलन रोकने के लिए चल रहे कामों का सांसद अजय भट्ट ने निरीक्षण किया और करीब 300 करोड़ की रुपए की लागत से पहाड़ी को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सांसद ने 90 परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया जिन्होंने योजना की लागत बढ़ाने और धनराशि देने की मंजूरी दी है। सरकार चाहती है कि अगले बारिश के मौसम में जनता को कोई परेशानी न हो। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नौनकाल मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की है और इस बीच उन्होंने कहा है कि घोषणाओं की जल्द पूरी किया जाएगा और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि मुख्य सचिव ने यह भी बताया है कि मुख्यमंत्री की योजनाओं को पहले पूरा किया जाए और जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी योजनाओं की जानकारी पोर्टल पर लगातार अपडेट की जाए और विभाग भी अपनी प्रगति देख सके। साथ ही विभागों को अपनी काम की स्थिति मुख्यमंत्री घोषणा सेल को समय पर बतानी होगी। उन्होंने शासन को कहा कि TSP और EFC से जुड़े सभी प्रस्ताव 1 महीने के अंदर निपटाए जाए। और वही केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत द्विवेदी पहली बार हल्द्वानी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार और भव्य तरीके से स्वागत किया। साथ ही हेमंत द्विवेदी की नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी और उनकी कार्यशैली की सराहना की। वहीं हेमंत द्विवेदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार का आभार जताया। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि अब तक 36 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके और बद्रीनाथ के साथ साथ केदारनाथ धाम में भी अब तक 11 लाख दर्शन कर चुके हैं श्रद्धालु। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर जो हम समिति है, एक बहुत बड़ा धाम हमारा जो है कि यहाँ पर पूरे देश के अंदर, देश नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर तीर्थयात्रा के लिए आते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनके मार्गदर्शन में और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यात्रा बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है। कल तक जहां अभी तक 36 लाख लोगों ने जो है कि पंजीकृत जो है कराया अपने आप को और आज सुबह तक 11 लाख लोगों ने श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी में दर्शन किए। हम सब उसके लिए वचनबद्ध हैं कि देश दुनिया से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को सुगम और सरल जो है कि दर्शन की व्यवस्था कराए। हल्द्वानी में आगामी 1 जून को कांग्रेस भव्य जय हिंद यात्रा करने जा रही है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते कांग्रेस आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। जहां आपको बता दें यशपाल आर्य ने कहा कि कोई राजनीतिक रैली नहीं बल्कि सैनिकों की सम्मान रैली है। आर्य ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी भी इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रैली निकाल रही है, लेकिन वो पूरी तरह से राजनीतिक लाभ लेने की होड़ में है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी 1 जून को जय हिंद यात्रा में जुटने और सेना को धन्यवाद देते हुए बीजेपी का पर्दाफाश करने का आह्वान किया। एक जून और कांग्रेस द्वारा आयोजित जय हिंद रैली हमारे शौर्य, पराक्रम, वीरता के प्रतीक हमारे सैनिक जिन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है,
सीमा की सुरक्षा की है और आज भी हम सुरक्षित हैं, अपने सेनाओं पर हमें गर्व है। उसी को लेकर कांग्रेस 1 जून को ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिसमें हम जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों का, उनके परिवारों का, उनके परिजनों का सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।